हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। मैं हूं हेमंत और आज हम देखने वाले हैं द इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता को। ये क्लास 6 हिस्ट्री की बुक है जो कि आईसीएसई पैटर्न की है। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कुछ कॉमन फीचर्स जो कि सभी सिविलाइजेशन से मिलती जुलती थी। सिविलाइजेशंस की डेफिनेशन वगैरह देख लिया था। तो यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो एक बार जरूर से चेकआउट करके उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता को। स्टार्ट करते हैं कि एन एडवांस सिविलाइजेशन कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द ब्रोंज एज। ब्रोंज एज यानी कि कांस्य युग के समय में एक एडवांस यानी कि ये कह सकते हैं कि आधुनिक या अतिरिक्त तरीके की या कुछ अलग लेवल की ही जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस थी वो सिविलाइजेशन यहाँ पे भारत में नॉर्थ वेस्ट रीजन में मौजूद थी। ये उस समय की बात कर रहे हैं जबकि ब्रॉन्ज एज चल रहा था। तो ब्रॉन्ज एज में ये सिविलाइजेशन भारत में एग्जिस्ट करती थी। यदि मैप पे बात करें तो दोस्तों ये था जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भारत का मैप और ये था वो एरिया जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। इस एरिया में सिंधु नदी घाटी सभ्यता विकसित हुई और अपना एक अस्तित्व बनाई। इसके बाद अचानक से ही यह इस दुनिया से गायब हो गई, इस पृथ्वी पर से गायब हो गई। इसके बारे में जानेंगे ढेर सारी बातें। स्टार्ट इसी से करते हैं कि इट वॉज सिमिलर इन मेनी एस्पेक्ट्स द सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। यह मेसोपोटामिया, इजिप्ट यानी मिस्र और चाइना यानी कि चीन की सिविलाइजेशन से लगभग मिलती जुलती थी या मेल खाती थी। सिंस द मेन सेंटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड अराउंड द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इसका जो मुख्य सिविलाइजेशन का जो मुख्य सेंटर था, मुख्य केंद्र था, या यूँ बात करें कि जहाँ पे ज़्यादा घनी जनसंख्या थी वो एरिया था सिंधु नदी घाटी और सिंधु नदी घाटी की जो सहायक नदियाँ थीं सिंधु नदी की, उनके आसपास में। जैसे देख लें तो ये जो एरिया है यह एरिया एक नदी की लाइन को दिखा रहा है यानी कि एक नदी है जो कि सिंधु के नाम से जानी जाती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो इसकी सहायक नदियां हैं, इन्हीं सहायक नदियों के आसपास में यह सभ्यता विकसित हुई थी। और ये जो सभ्यता विकसित हुई इसको सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से सिंधु नदी घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। लेटर ऑन हिस्टोरियंस बिगेन to refer this civilization as the Harappan civilization after the name of the major site in this civilization in Harappa। तो बाद में क्या हुआ, पहले तो इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस साइट की बहुत ढेर सारी एरिया जो थी वो हड़प्पा नामक स्थान पे पाई गई। तो इस वजह से इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाने लगा या हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम कहा जाने लगा। यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये मैप आप देख लीजिए और मैप में याद कर लीजिए। यदि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप मैप में याद रखें सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को। तो यहाँ पे देखें तो सबसे ऊपर ये मांडा एरिया है, यहाँ पे रोपर है, ये बनावली है, ये आलमगीरपुर है, ये हड़प्पा है। चूँकि ये हड़प्पा एरिया जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर चर्चा की कि जो इसका सेंटर था या ज़्यादा जो साइटें पाएगी यानी कि ज़्यादा एरिया जो पाया गया, ज़्यादा चीज़ें पाएगी वो हड़प्पा में पाएगी। इसी वजह से इसका जो नाम दे दिया गया वो हड़प्पा सभ्यता का दे दिया गया। इधर देखें इस साइड में तो ये मेहरगढ़ है और यहाँ पे कालीबंगन है, ये कोटदीजी है, ये मोहनजोदारो है, ये सुतकांडेगोर है। और ऐसे इस तरीके से देखें तो नीचे धौलावीरा और सुतकांडेगोर, रांगापुर, राजोदी, लोथल और देशलपुर और चांदेगारो और अमरे, इस तरीके से ये अलग अलग इसकी साइटें थी। यानी कि ये अलग अलग एरिया था इस सभ्यता का जहाँ पे लोग निवास करते थे और उनकी एक सभ्यता विकसित हुई थी। तो आई होप कि नक्शे के माध्यम से भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से और किस जगह पे ये एरिया एग्जिस्ट
करती थी। इसका जो उस समय का ये क्षेत्र है ये भारत का ही क्षेत्र है। कुछ लोगों में कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये जो एरिया जा रहा है ये तो पाकिस्तान में जा रहा है, लेकिन दोस्त ये उस समय पे भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ये भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद में ये लाइन खींची गई जो कि उधर के एरिया को पाकिस्तान में कर दी। तो ये अभी की हम बात करेंगे तो आधुनिक में ये इसके ऊपर की जो साइटें हैं, ये वाली साइट, ये साइट पाकिस्तान में जाती है, लेकिन उस समय ये भारत का हिस्सा हुआ करती थी। तो इसलिए इसे कहते हैं भारतीय सभ्यता में या भारत में ये जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता थी वो भारत की एक बहुत प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी, यानी कि ये इसका जो वासस्थान था, जो इसकी लोकेशन थी वो भारत में थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड वेयर हड़प्पा इन द मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब एंड मोहनजोदारो इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, बोथ आर नाउ इन पाकिस्तान। दोस्तों यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान जाएं कि हड़प्पा किस एरिया में पाया गया था और मोहनजोदारो किस एरिया में पाया गया था। तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में जो कि पंजाब में है और मोहनजोदारो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में जो कि इस समय पाकिस्तान में है। अब एक चीज़ और समझते चलिए, जो पंजाब प्रांत है यानी कि जो अभी का पंजाब राज्य है ये उस समय पंजाब का जो क्षेत्र था पाकिस्तान तक हुआ करता था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ एरिया पाकिस्तान में चला गया। तो अभी के लिए ये दोनों साइटें यानी कि ये मोंटगोमरी का हड़प्पा और ये लरकाना का मोहनजोदारो ये दोनों पाकिस्तान में हैं, बट एट टाइम ये इंडिया के ही हिस्से में थे, यानी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र इंडिया का ही माना जाता था। The other important site of this civilization include रोपड़ in Punjab, कालीबंगन in राजस्थान, लोथल and धौलावीरा in गुजरात and बनावली in हरियाणा। ये इसकी कुछ साइटें थी। ये इम्पोर्टेंट है कि लोथल और धौलावीरा गुजरात की साइटें हैं, बनावली हरियाणा की है और रोपड़ पंजाब की है, कालीबंगन राजस्थान की है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कमीशन लेवल का हो, लेकिन उसमें मैच करने के लिए भी इसमें ऑप्शंस दे दिया जाता है कि कौन सी साइट कहाँ पे पाई गई। तो आई होप कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक में पहला पैराग्राफ था ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 6 के स्टूडेंट्स डियर, ये आप समझ लो कि ये अलग अलग एरिया, जैसे आपका स्कूल हो गया, आपका स्कूल का एक एरिया है, आपका घर का एक एरिया है, आपका नाना के घर का एक एरिया है, तो वो अलग अलग एरिया है। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग जगह पे बस्तियाँ थी और बस्तियों में बहुत पहले लोग रहते थे, लेकिन बहुत समय पहले रहते थे। अभी वो लोग जिंदा नहीं हैं और जिस घर में रहते थे, जिस एरिया में रहते थे, वो ज़मीन के नीचे दब गया था। इस अर्थ में दबा हुआ था, इसको खुदाई करके निकाला गया तो उसे हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इनकी ओरिजिन कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की ओरिजिन कहाँ से। ओरिजिन का मीन्स होता है फ्रेंड्स उद्गम, यानी कि सभ्यता कैसे विकसित हुई, कैसे ये सभ्यता आई। देयर आर सेवरल थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, दिच कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कई थ्योरीज हैं, इतिहासकारों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनको 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। फर्स्ट वन फॉरेन ओरिजिन। फॉरेन ओरिजिन यानी कि विदेशी उद्गम। अब इसमें क्या हो सकता है कि सम स्कॉलर्स बिलीव दैट द हड़प्पा सिविलाइजेशन केम इनटू existence as a result of a sudden migration of people with an urban civilization to the Indus basin। अब देखो कुछ जो स्कॉलर हैं यानी कि जो कुछ इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ये जो सिविलाइजेशन है यानी कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है यह अस्तित्व में तब आई जबकि कुछ लोग माइग्रेट हुए, यानी कि दूसरे एरिया से माइग्रेट हुए और यहाँ इंडस बेसिन यानी कि जो ये सिंधु नदी थी, सिंधु नदी के किनारे आकर के बसे। तो इससे इस सभ्यता का विकास हुआ, ये सभ्यता अस्तित्व में आई। According to these scholars, the Harappa civilization was an offshoot of the Mesopotamian civilization
ऐसा माना जाता है, यानी कि स्कॉलर्स जो कि कहते हैं कि ये सिंधु नदी घाटी की सभ्यता जो है, इसके लिए विदेशी यानी कि जैसे मेसोपोटामिया से लोग आए और चल कर के जब यहाँ इस बेसिन पे आए तो उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ पे रहने के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, जैसे कि पानी भी पर्याप्त मात्रा में है और साथ में पानी के ये नदी का एरिया है, तो इसलिए लोग आकर के यहाँ पे बस गए। बट ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, सभी ऐसा नहीं मानते। बढ़ते हैं अगली लाइन की तरफ में, और ये कह रहे हैं कि ये लोग जो आए हुए थे ये मेसोपोटामिया से आए हुए थे। हाउएवर एग्जीक्यूशन एट वेरियस हड़प्पन साइट हैव इंडिकेटेड स्ट्रिंकलिंग डिफरेंस बिटवीन द हड़प्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। लेकिन कुछ जगहों पे, अलग अलग जगहों पे जब खुदाई हुई, चीज़ें मिली, तो उनमें ये देखा जाता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया में बहुत सी डिफरेंस है, यानी कि वहाँ की सभ्यता और यहाँ की सभ्यता में बहुत सी चीज़ें थी जो भिन्न थी। तो ये सभ्यता अब इस स्तर पे अगर देखा जाए तो ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सभ्यता विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता से। हाँ ऐसा माना जा सकता है कि आए थे, लेकिन जब इनकी चीज़ों को देखते हैं और उनकी चीज़ों को देखते हैं, इनके यूज किए हुए सामान को देखते हैं, तब ये लगने लगता है कि नहीं ये उस सभ्यता के लोग नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट लाइन है कि दिस थ्योरी हैज आल्सो बीन रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट नो एविडेंस ऑफ द ट्रेड विद द मेसोपोटामिया ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन पीरियड हैज बीन फाउंड। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे भी हम लोग बात कर रहे थे कि यदि हम मान लें कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो मेसोपोटामिया से आकर के यहाँ पे बसे हुए थे, तो इनको पता होना चाहिए था मेसोपोटामिया के बारे में, और ये लोग ट्रेड करते यानी कि व्यवसाय करते मेसोपोटामिया के क्षेत्र के लोगों से, तो वहाँ पे आते जाते और इनकी कुछ चीज़ें वहाँ पे पाई जाती, या उस क्षेत्र की या मेसोपोटामिया के लोगों की कुछ चीज़ें यहाँ हड़प्पा के एरिया में पाई जाती। तो इससे ये होता कि हाँ ये लोग वहाँ पे आए हुए थे या वहाँ से आकर के ये बसे हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसी एविडेंस नहीं पाया गया जिसके बेस पे हम ये कह सके कि हाँ मेसोपोटामिया का जो हड़प्पा सभ्यता था इससे कोई लेन देन था, यानी कि कोई बिजनेस या व्यवसाय होता था। तो ये थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के भी। तो हम देख रहे थे कि ये फॉरेन ओरिजिन की, विदेश से आकर के लोग यहाँ पे बसे हुए होंगे। अब देख लेते हैं कि इंडिजीनियस ओरिजिन। इंडिजीनियस ओरिजिन मीन्स क्या होता है? द रिसेंट रिसर्चर्स शो दैट रूट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन लाई डीप इन द इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल यानी कि भारतीय मिट्टी में ही जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अस्तित्व बना हुआ है। यानी कि ये आज की जो हड़प्पा सभ्यता है इस पे जो रिसेंट स्कॉलर्स ने रिसर्च की, यानी कि जो अभी रिसर्चर्स थे, जो इतिहासकार थे, जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने ये चीज़ को देखा, इस चीज़ को पाया कि इसकी जो जड़ें हैं वो भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई है। इसके तात्पर्य कि ये सभ्यता भारत की ही है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस द अर्बन हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड फ्रॉम द extensive local village cultures. These cultures probably contributed the growth of the Harappan civilization together with the external stimulus provided by the trade contract with Mesopotamia. अब यहाँ पे लोग करें कि ये जो अर्बन हड़प्पा सभ्यता था, विकास हुआ था, वो पहले गांव के स्तर के रूप में विकसित हुआ। छोटे मोटा कल्चर गांव का हुआ, इसके बाद गांव से ये बड़े शहर के रूप में विकसित हुआ। दिस कल्चर प्रोबेबली कंट्रीब्यूटेड द ग्रोथ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि यही वो कल्चर रहा होगा जो कि हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया होगा। नॉर्मली यदि आज के टाइम पे भी देखें तो हम ये पाते हैं, चाहे किसी भी सिटी को उठा करके देखें, उसका इतिहास पढ़ते हैं, तो पहले वो लोकल एरिया था, कुछ लोग बसे हुए थे, लोग से वो गाँव बना, गाँव से विकसित हुआ तो कस्बा बना, कस्बे से छोटा मोटा शहर बना और शहर से बड़ा शहर बना। तो यही अनुमान लगा करके ये माना जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें भी कुछ ऐसी ही बातें हो रही होंगी कि पहले वो छोटे एरिया में कुछ लोगों का समूह बना होगा और उन समूहों से ये धीरे धीरे विकसित हुआ और ये समूह से गांव और गांव से शहर का रूप लिया। और ये एक्सटर्नल सिमुलेशन प्रोवाइडेड बाय द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट विद द मेसोपोटामिया। अभी जैसे कि हमने फॉरेन में देखा, फॉरेन ओरिजिन में पढ़ रहे थे कि इनका मेसोपोटामिया से कोई ऐसा माने कि एविडेंस नहीं मिला, लेकिन फिर भी ऐसा मान लिया जाता है हाँ हो सकता है कि ये लोग बिजनेस करते रहे होंगे, बट ये कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट वन है डिस्कवरी, यानी कि इनकी खोज। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन।
इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, सबसे महत्वपूर्ण बहुत रोचक की बात है कि आखिर जो सभ्यता थी किसी ज़माने में यहाँ पे हुआ करती थी और फिर ये सभ्यता अस्तित्व से हट गई, यानी कि पूरी तरीके से मिट गई। फिर इसके बाद में इस सभ्यता को खोजा कैसे गया, तो इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। व्हेन कंस्ट्रक्शन वर्क was going at the railway track near Harappa around 1920, the railway authorities noticed that the bricks which were used from a nearby ruins belongs to a very old civilization. The Archaeological Survey of India, जिसे कि हम शॉर्टकट में ASI कहते हैं, working on this information carried out extensive excavation at the site. अब इसके बारे में देखिए, ये बात कह रहे हैं कि उस टाइम की बात है कि जब 1920 के आसपास में हड़प्पा के एरिया में रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम चल रहा था, यानी कि जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, इन पटरियों को बिछाने का कार्य किया जा रहा था। तो उन पटरियों को बिछाने के लिए ईंट यूज हो रही थी। तो ऐसे में देखा गया कि पास के जो खड़हर टाइप का था, यानी कि रुइन जो था, वहाँ से ईंटें ले आई जा रही थी। तो वो जो ईंटें दिखी, वो ईंटें पुरानी सभ्यता की दिखी, यानी कि उस टाइम से नहीं मेलजोल खा रही थी। तो ऐसा माना गया कि ये पुरानी सभ्यता की होंगी। तो ऐसे में इसके जो रेलवे डिपार्टमेंट था, रेलवे की जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने जब इसको नोटिस किया तो उन्होंने ASI को इस बात की इन्फॉर्मेशन दी। ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनको इन्फॉर्मेशन दी। तो इन लोगों ने क्या किया कि उन ईंटों के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च जब किया तो पाया कि ये ईंटें वास्तव में बहुत ही पुरानी हैं। टू आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी इन 1921 एट हड़प्पा एंड RD बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी इनका पूरा नाम है, 1992 एट मोहनजोदारो मेड द सेंसेनियल डिस्कवरी ऑफ एन एडवांस सिविलाइजेशन दैट फ्लोरिस्ड इन इंडिया अबाउट 4500 ईयर एगो। दो आर्कियोलॉजिस्ट जिनका की नाम है दयाराम साहनी, जो कि 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज की, और RD बनर्जी साहब ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। और ये खोज करके बताया कि लगभग 4500 साल पहले ये सिविलाइजेशन, यानी कि ये सभ्यता यहाँ पे विकसित हुई थी, और अभी ये पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो ये थी स्टोरी कि किस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा गया, जिसमें कि ये हम बात कर सकते हैं। हाँ, 1921 और 22 का वो टाइम है। 1920 के टाइम पे रेलवे अथॉरिटीज़ ने ये इन्फॉर्म किया, उसके बाद में ASI ने सर्च करके इस पूरे एरिया को खोज करके 1921 और 22 में ये बताया कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत पहले की सभ्यता रहती थी, विकसित हुई थी। लेटर ऑन सर जॉन मार्शल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये ASI के DC थे, यानी कि डायरेक्टर जनरल थे, मेड एन एग्जीबिशन एट वेरियस साइट इन इंडिया एंड पाकिस्तान. These excavations confirm that the Indus Valley Civilization was the first known civilization in India that flourished between 2500 and 1500 BC. It was also discovered that this civilization was not only confined to the Indus Valley, but it extended up to the sea coast of the South Balochistan in the west to Western Uttar Pradesh in east and the Jammu in north to Gujarat in south. यानी कि ये सर जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, इन्होंने जब खुदाई की भारत में और पाकिस्तान, जो कि आधुनिक पाकिस्तान है, इसके कुछ क्षेत्रों में, तो इन्होंने देखा कि ये भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पहली सभ्यता थी, जो कि 2500-1500 BCE के बीच में यहाँ पे हुआ करती थी। और जब यह खोज हुई तो ये न सिर्फ इंडस वैली के आसपास में थी, यानी कि सिंधु नदी के आसपास में ही थी, बल्कि ये साउथ के बलूचिस्तान वेस्ट तक और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वहीं ईस्ट में जम्मू तक और नॉर्थ में गुजरात, जम्मू में यानी कि उत्तर में जम्मू तक और साउथ में गुजरात तक ये सभ्यता विकसित हुई थी। अब इस पूरे एरिया को कवर करना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स
ये एरिया है जहाँ पे ये बताया गया कि यह सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विकसित हुई। तो इसके लिए इस इमेज का हम दोबारा से प्रयोग करते हैं। तो ये देखेंगे ये एरिया जम्मू कश्मीर का है जहाँ पे ये मांदा पाया गया है, और ये यूपी का एरिया है जहाँ पे आलमगीरपुर पाया गया है, और ये है भगतराव या राजौरी। तो ये जो एरिया है ये कुछ महाराष्ट्र में है, इधर कुछ गुजरात में है, और इधर देखें सुकांडेगोड जो है ये सभी बलूचिस्तान और मेहरगढ़ के एरिया में पाए गए हैं। तो इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से एरिया में कौन कौन सा उस समय का जो कल्चर था, जो एरिया थी वो विकसित हुई थी। तो आई होप कि ये जो बातें थी ये समझ में आई होंगी कि कहाँ से कहाँ तक और कब से कब तक ये सभ्यता विकसित हुई थी और कैसे कैसे इसको खोजा गया। अब अगला जो पॉइंट है जो इसकी हेडिंग है वो है सोसाइटी। नॉट मच इज नोन अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में अभी तक बहुत कुछ जानकारी हमको नहीं मिल पाई है। द हाउसेस एग्जिबिटेड एट द हड़प्पा सिटीज पॉइंट आउट 3 डिस्टिंक्ट सोशल क्लासेस। अब यहाँ पे जो क्षेत्र पाया गया यानी कि हड़प्पा शहर की जब खुदाई हुई तो उसमें 3 तरह के क्षेत्र पाए गए, यानी कि जो घर खोदे गए खुदाई में जिन घरों के बारे में पता चला वो 3 अलग अलग प्रकार के थे। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड द पीपल who seemed to be the ruler and noble and lived in the citadel। अब पहला पाया गया कि जो सबसे नोबेल या शासक लोग थे वो सिटाडल यानी कि सबसे ऊपरी और सबसे एक किनारे पे एरिया पे रहते थे। These were probably the people who planned the construction of the special buildings in the city and sent people to distant land to get precious stone and other things they needed। they were probably the people, ये वही लोग थे जो कि कंस्ट्रक्शन को प्लान करते थे कि बिल्डिंग को कैसे बनाना है, और sent people to distant land to get precious stone। अब लोगों को ही भेजते थे दूर देशों तक यानी कि अन्य जगहों तक कि वहाँ से वो प्रीशियस स्टोन को ला सकें, और जिसकी उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे उनको घर बनाने के लिए अन्य चीज़ों के लिए जिन पत्थर की ज़रूरत पड़ती है, जिन स्टोन्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वो लोगों को भेजते थे और वो लोग लेकर के आते थे। द सेकेंड कैटेगरी कंप्राइज रिच मर्चेंट एंड अदर क्राफ्टमैन हु लिव्ड इन द लोअर सिटी। निचले हिस्से में सेकेंड क्लास के लोग जैसे कि रिच मर्चेंट लोग होते थे या क्राफ्टमैन होते थे वे लोग रहते थे। द थर्ड कैटेगरी इंक्लूड द फार्मर हु लिव्ड इन द सराउंडिंग एरियाज एंड प्रोड्यूस्ड फूड फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द पीपल ऑफ फॉर द सिटीज। तीसरे दर्जे में यानी कि थर्ड क्लास की बात करें तो वहाँ पे ये पॉइंट आउट किया गया कि ये फार्मर लोग रहते होंगे जो कि चारों ओर में रहते थे, यानी कि वो जो एरिया बना हुआ था उस एरिया के चारों ओर रहते थे और ये अपने लिए और अन्य लोगों के लिए खाना उगाते थे। कुछ इस तरीके से एरिया बना हुआ था। अब ये जो बीच वाला जो मिड एरिया है ये सबसे ऊंचा होता था और माना जाता है कि ये शासक का रहा होगा। इसके बाद में जो एरिया था सेकंड क्लास के लोगों का था, और लास्ट का जो चारों ओर से एरिया था ये किसानों का एरिया था। ऐसा माना जाता है कि हाँ ये किसान लोग यहाँ पे रहते थे और ये अपने लिए और साथ ही साथ में और जो लोग रहते जैसे जो सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास के जो कैटेगरी के लोग थे उनके लिए अनाज तैयार करते थे। बात कर लेते हैं इनके फूड्स की। वीट वाज देयर मेन स्टेपल फूड, यानी कि गेहूं इनका मुख्य अनाज था। अदर सीरियल्स यूज्ड वाज बेयरली एविडेंसेस फ्रॉम द लोथल पॉइंट आउट दैट द राइस वाज आल्सो कल्टिवेटेड। लोथल में मिले चावल के साथ से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग चावल की खेती भी जानते थे। दे लाइक द फ्रूट सच एज पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट को पसंद करते थे, बनाना को और डेट को। मिल्क, बटर, ऑयल एंड स्पाइसेस वेर आल्सो यूज्ड। दूध, मक्खन, तेल और मसाले भी इस सभ्यता में यूज होते थे, यानी कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो इन चीज़ों का उपयोग करते थे भोजन के रूप में। तो आई होप कि ये जो चीज़ें जो हमने आज पढ़ी जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसकी ओरिजिन कैसे हुई
और सबसे मज़ेदार फैक्ट कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, और साथ ही साथ में इनकी सोसाइटी के बारे में जाना, जिसमें कि हमने ये देखा कि ये सोसाइटी जो थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, और फूड के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इनके ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स कैसे थे, यानी कि जो इनके पहनावे थे और जो आभूषण थे, यानी कि कपड़े और आभूषण वगैरह, इन सब के बारे में, जो कि कुछ इस तरीके से है। और इन अम्यूजमेंट्स, टाउन प्लानिंग किस तरीके से, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, तो इसलिए इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। और आई होप कि जो आज की चीज़ें हमने पढ़ी ये बहुत ही मज़ेदार थी, और जो भी हम मेरे साथी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इस उम्मीद के साथ में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो आपके साथ में आपके फ्रेंड्स भी देखेंगे, इससे आपका, हमारा और आपके फ्रेंड्स तीनों लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक यानी कि ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स के साथ में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।